हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी पावर। आज के इस सेशन में हम नई सोच और नई उमंग के साथ कक्षा 7 के प्रथम अध्याय को शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। तो चलिए अब हम कक्षा 7 के प्रथम अध्याय प्रारंभिक कथन 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले जिस तरह हमने कक्षा 6 के सभी अध्यायों का विस्तृत वर्णन किया और साथ ही मैंने आपको सभी अध्यायों का पीडीएफ नोट्स जिसे मैंने खुद से बनाया था उसे मैंने आपको प्रोवाइड किया, उससे भी अधिक विस्तृत वर्णन के साथ इस कक्षा 7 के सभी अध्यायों को पढ़ेंगे। कक्षा 6 के इतिहास के माध्यम से हमें प्राचीन समय यानी एंशिएंट टाइम के बारे में जानकारी मिलती है और कक्षा 7 के इतिहास के माध्यम से हमें मिडिल टाइम यानी मध्यकाल के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि 700 से लेकर 1750 के बीच जितने भी परिवर्तन हुए उन्हें कक्षा 7 में इन अध्यायों के माध्यम से बताया गया है और कक्षा 8 में मॉडर्न टाइम यानी आधुनिक समय के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दी हुई है। तो चलिए पहले हम कक्षा 7 के इन अध्यायों को पढ़ते हैं। जैसा कि इस पृष्ठ पे आपको यह मानचित्र नजर आ रही है, यह 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता द्वारा बनाया गया मानचित्र है, जिसे इस पृष्ठ पर इस तरह प्रदर्शित किया गया है। यह मानचित्र फर्स्ट है। 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इदरिसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यह मानचित्र है। इसमें भारत को उल्टा कर दिखाया गया है। जैसा कि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इस साइड इसे श्रीलंका बताया गया है और इधर यह भारत के भाग को इधर बताया गया है। आगे पढ़ते हैं। जैसा कि मानचित्र एक अरब भूगोलवेत्ता अल इदरिसी ने 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 जिसे अगले पृष्ठ पे चित्रित किया गया है, एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इदरिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है जिसे मैंने ऊपर समझा। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि ये जितने भी जगह हैं इन्हें अरब भाषा में यहाँ पे लिखा गया है, आपको यहाँ स्पष्ट नज़र आ रही होगी। उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। आगे इस पृष्ठ पे जो यह आपको मानचित्र नज़र आ रही है, इसे 1720 में फ्रांसीसी चित्रकार ने बनाया था, जिसे इस पृष्ठ पर इस तरह चित्रित किया गया है। यह पहले मानचित्र जिसे अल इदरिसी ने बनाया था उससे यह काफ़ी भिन्न है, क्योंकि यह मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया था। इस कालावधि में यानी इस समय के अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा क्योंकि इसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर हमें आश्चर्य होगा। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। जैसा कि मानचित्र 2 के बारे में यह भी बताया गया है कि यह 18वीं सदी के आरंभ में गियोल्म द लिस्ले के एटलस नुओ के अनुसार यह उपमहाद्वीप के मानचित्र को बनाया गया है, जिसे इस पृष्ठ पर इस तरह चित्रित किया गया था। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। जैसा कि हमने देखा कि जो कि पहला मानचित्र जो कि अल इदरिसी के द्वारा बनाया गया है उसमें और दूसरा मानचित्र जो कि फ्रांसीसी मानचित्रकार के द्वारा बनाया गया है उसमें कितनी सारी असमानताएं पाई गई है। इसलिए इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नई और पुरानी शब्दावली यानी वोकैबुलरी। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। जैसा कि ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती है। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से काफ़ी भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी
बदल जाते हैं। जैसा कि यहाँ उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है हिंदुस्तान शब्द को। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं, यानी हम यदि हिंदुस्तान कहते हैं तो इसका मतलब सभी समझते हैं कि यह हमारे राष्ट्र का नाम है। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसका विपरीत यानी इसी के उल्टा 16वीं सदी में आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने से इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो, लेकिन मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो वह विदेशी कहलाता था। लेकिन आज के समय में जो व्यक्ति भारतीय न हो उसे हम विदेशी कहते हैं। लेकिन उस समय जो अनजाने व्यक्ति थे जिन्हें विदेशी कहते थे, ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए हमने पिछले वर्ष में गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा, यानी कि कक्षा 6 में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर यानी इस कक्षा 7 के इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य यानी कि भवन निर्माण कला से तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न है, यानी कि बहुत ही अलग है। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर भी उपलब्ध होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जिया यानी खत, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा कर का मतलब होता है कर्जा के खाते आदि लिखने के लिए इसका उपयोग करने लगे। किसका? तो कागज का। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। अभिलेखाघर का मतलब ही वही होता है पुस्तकालय, जहाँ पे पुस्तकों को एकत्रित किया जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग भी बहुत अधिक कठिन है। उन दिनों छापेखाने तो नहीं थे, बल्कि इसलिए लिपिक तथा नकलनविश हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे, यानी कि वैसा ही नकल करते थे पांडुलिपियों का। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया जो है वह वही है या दूसरा है।
फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ ही जाते होंगे। जैसे इस पृष्ठ पे नीचे एक लिपिक के चित्र को बताया गया है। लिपिक का ही अर्थ होता है नकलनविश, जिसे इस पृष्ठ पर इस तरह बताया गया है। इन्हें एक पांडुलिपि का नकल करते हुए इस पृष्ठ पर इस तरह यहाँ चित्रित किया गया है, जिसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। आगे इस पृष्ठ पे आपको दो प्रकार की लिखावट की शैली नजर आ रही होगी, जो कि इस प्रकार इस पृष्ठ पर दिखाया गया है। यह जो बाईं ओर जो यह लिपि आपको नजर आ रही है, यह नस्तलिक लिपि की है, और जो यह दाईं ओर आपको नजर आ रही है, यह सिकस्त लिपि की है। इसके बारे में इस पृष्ठ पे कुछ इस तरह बताया गया है। चलिए इसे पढ़ते हैं। नस्तिक लिपि जो कि बाईं ओर बताया गया है, इनमें वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। और सिकस्त लिपि के बारे में बताया कि यह अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है। किसके बारे में बताया गया है? तो यह सिकस्त लिपि के बारे में बताया गया है। आगे जैसा कि पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार उसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। आगे नेक्स्ट पॉइंट है नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 से 1750 के बीच के हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, क्योंकि मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए हैं। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन भी होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों यानी बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। जैसे कि नीचे भी बताया गया है, जो सिंचाई में रहट थी उसके चित्र को, उसे हम आगे देखेंगे। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय तथा कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा है। कौन? तो मध्यकाल 700 से 1750 के बीच के काल। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं भी मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से ही एक राजपूत था, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, यानी राजपूत समुदाय के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इस पृष्ठ पे आपको जो यह नीचे चित्र नजर आ रही है, यही वह रहट का चित्र है, जो कि सिंचाई में आए परिवर्तन का एक विशाल परिचय देता है। आगे जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से ही एक समुदाय राजपूत था, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता यानी प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ
यानी मुखियतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूहों ने भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास, पर्यावास किसे कहते हैं इसके बारे में यहाँ पे बताया, जैसा कि इसका तात्पर्य यानी पर्यावास का तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। किसका मतलब? तो पर्यावास का मतलब यानी पर्यावास में परिवर्तन यानी उनके जीवन शैली में जो परिवर्तन हुआ उसके कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के इन नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी तो कुछ लोग मवेशी भी पालने लगे थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे अस्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी क्षेत्र में कोई और का। और अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे सभी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्र और साम्राज्य। चोल, तुगलक या मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, जिनका शासन 1266 से 1287 तक चला, जो कि प्रारंभिक तुर्की शासक में शामिल थे। इनकी प्रशंसा में एक संस्कृत प्रस्ती में उसे एक विशाल साम्राज्य के शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल जो कि गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी यानी गजन तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे यानी हार जाते थे। आगे इस मानचित्र को समझते हैं। यह मानचित्र 3 है। मिस्र के सियाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत को इस उपमहाद्वीप के मानचित्र पे बताया गया है, जिसे यहाँ पर रोमन अंक से निर्दिष्ट किए गए हैं। जितने भी रोमन अंक से यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी लिखे गए हैं, इनके नामों को इसी पृष्ठ पे नीचे इस तरह प्रदर्शित किया गया है, जिसे आप पढ़ सकते हैं यहाँ वीडियो को स्टॉप कर। जैसे 1 का मतलब सिविस्तान, 2 का मतलब उच्च, 3 का मतलब मुल्तान, 4 का मतलब कालानौर, 5 का लाहौर और 6 का मतलब समाना इत्यादि सभी के बारे में बताया गया है इस पृष्ठ पे, जिसे आप वीडियो को स्टॉप कर जरूर पढ़ें। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं यानी बेहिचक मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। इसी पृष्ठ पे नेक्स्ट पॉइंट है भाषा तथा क्षेत्र, जिसके बारे में अमीर खुसरो ने कुछ बताया। जैसा कि सन 1318 में कभी अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के यानी इस उपमहाद्वीप के हर क्षेत्र की एक अलग अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री जो कि दक्षिण कर्नाटक में बोली जाती है, तथा तेलंगनी ये जो कि आंध्र प्रदेश में, और गुजरी जो कि गुजरात में, और मारवाड़ी जो कि तमिलनाडु में, गौड़ी जो कि बंगाल में, और अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली कुछ भिन्न भिन्न भाषाएं थी।
आगे अमीर खुसरो ने यह भी बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा के रूप में यहाँ बताया गया है जिसे केवल ब्राह्मण जानते थे, आम जनता इस भाषा को नहीं जानते थे। आगे सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं भी स्पष्ट हो गई थी, जिन्हें हम और भी अधिक जानकारी के साथ अध्याय 7 में, इसी कक्षा के अध्याय 7 में पढ़ेंगे। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। आगे 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे थे, जिसे हम और भी विस्तृत ढंग से अध्याय 8 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन में पढ़ेंगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी, पर उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक दूसरे से समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के हजार वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी, यानी अलग अलग नहीं उभरी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रहती थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट है पुराने और नए धर्म। इतिहास के जिन हजारों वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। किनके दौरान? तो 700 से लेकर 1750 के बीच, यानी मध्यकाल में। दैविक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिक स्तर पर होती थी, यानी कोई भी अपनी ही व्यक्तिगत स्तर यानी स्वयं मानता था और बहुत कम ही उसकी परंपराएं लोगों में निहित थी। मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए, यानी कि हिंदू धर्म का विस्तारित 700 से लेकर 1750 में हुआ, यानी मध्यकाल में हुआ है। यहाँ से हमें इसी एनसीईआरटी के लाइन से हमें ये मालूम चलता है कि हिंदू धर्म से भी पुराना धर्म कौन सा है, तो बौद्ध धर्म है या जैन धर्म है। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे। नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। किनके कारण? तो इन पुरोहितों यानी ब्राह्मणों के कारण। आगे इसी युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी कि जिस तक पुजारियों की विशद कर्म कांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में और भी विस्तृत ढंग से हम आपको अध्याय 8 यानी 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन अध्याय में बताएंगे। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। जैसा कि कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। इसलिए हमारे देश में कहा जाता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं भाई भाई। कई शासक इस्लाम और
इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं किनका, तो इस्लामी न्याय सिद्धांत का, कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते हैं। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना अस्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को यानी बीते हुए समय को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत की इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। 19वीं सदी में जो अंग्रेज इतिहासकार थे वो भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटे थे, तो 3 भागों में। कौन कौन से, तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को यानी अंग्रेजों के इस युग विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल हमने जो इतिहास में पढ़ा था उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, यानी कि निहित था, जैसा कि शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल इस कक्षा में यानी कक्षा 7 के इस इतिहास के किताब में हम जो पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है, और जो हमने पिछले वर्ष के जो इतिहास का किताब पढ़ा यानी कक्षा 6 का इतिहास उसे प्राचीन कालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषकों, समाज के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। भारत की इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। कौन, तो 700 से लेकर 1750 के ये बीच का यह मध्य का काल। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी, इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आज से यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था और इन 1000 वर्षों के दौरान यानी 700 से लेकर 1750 ईस्वी के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतने समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चले और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से अवश्य करें। इससे और भी तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण होते चला जाएगा। यानी जो भी हम कक्षा 6 के इतिहास में पढ़े हैं उससे इस यानी कक्षा 7 के इतिहास को रिलेट अवश्य करें। यह देखिए कि कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं। और आज
अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी यह देखें, यानी वर्तमान जीवन से भी इसे रिलेट जरूर करें और भी क्या कुछ बदला है या वैसा ही रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, इस तरह हमारा अध्याय समाप्त होता है और मैंने इस अध्याय का पीडीएफ नोट्स लिंक के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, जहां से आप इस अध्याय का पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। यह मेरा खुद से बनाया हुआ पीडीएफ नोट्स है। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह बने रहें हमारे चैनल एनसीईआरटी पावर के साथ और जाते जाते इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने प्रियजनों दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। हमारी सोच आपकी सफलता। जय हिंद।